हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ETS के बारे में। इसमें कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ होते हैं, जिनमें कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये एक तरह के प्रोटॉन पंप होते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से प्रोटॉन्स को इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर पंप करते हैं। इस वजह से यहाँ पर पॉजिटिविटी हो जाती है और H+ आयन की मात्रा बढ़ जाती है। H आयन की यहाँ जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है, तब ये H आयन यहाँ इस इनर मेम्ब्रेन में एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है जिसका नाम है ATP सिंथेज। इस ATP सिंथेज के थ्रू ये H+ आयन वापस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पंप किए जाते हैं और ये प्रोसेस होता है अकॉर्डिंग टू देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जब भी एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है और इस एनर्जी का यूज ADP से ATP के निर्माण में किया जाता है और ये फंक्शन होता है ATP सिंथेज का। आज हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। पीटर मिशेल ने 1961 में थ्योरी दी थी, कीमोऑस्मोटिक थ्योरी। इसने कहा था कि ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का और ATP सिंथेसिस का, ये कपल्ड होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इज यूज्ड टू क्रिएट a proton gradient across the mitochondrial inner membrane and that is used to drive ATP synthesis। तो ATP synthesis के लिए इस तरह से ये कपल्ड रिएक्शन होती है। इसमें एक तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और प्रोटॉन्स को पंप किया जाता है और इन्हीं प्रोटॉन के वापस मूवमेंट से ATP का सिंथेसिस होता है। अब ये जो एंजाइम है ATP सिंथेज, इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं अपन। ATP सिंथेज की ये स्ट्रक्चर है, इसको हम F1 F0 पार्टिकल और ऑक्सीसोम भी कहते हैं। इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर एक आउटर मेम्ब्रेन यानी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये एम्बेडेड रहता है F1 यूनिट और जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है इसके अंदर ये इंसर्टेड रहती है C सब यूनिट। डिटेल में देखते हैं। F1 सब यूनिट में अल्फा की 3 सब यूनिट और बीटा की 3 सब यूनिट होती है, साथ में गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन सब यूनिट होती है। अल्फा की 3, बीटा की 3, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन की 1 सब यूनिट होती है। F0 पार्टिकल है, इसके अंदर C सब यूनिट 10 to 15 नंबर में होती है और माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इंसर्टेड रहती है और ये एक तरह का चैनल का फॉर्मेशन करती है जिसके थ्रू प्रोटॉन्स मूव करते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। साथ में एक OSCP ओलिगोमाइसिन सेंसिटिव कन्फर्म प्रोटीन भी पाया जाता है। डिटेल में देखते हैं इसकी और स्ट्रक्चर। देखिए ये जो F0 स्ट्रक्चर है ये माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्टेड रहती है और एक चैनल का फॉर्मेशन करती है। ये जो F1 सब यूनिट है इसके अंदर अल्फा 3 और बीटा 3 अल्टरनेट फॉर्म में पाई जाती है। अल्फा बीटा अल्फा एंड बीटा। इनके बीच में एक रोटर प्रेजेंट होता है जो होता है गामा सब यूनिट। ये सब यूनिट देखिए यहाँ से लेके ये ऊपर तक प्रेजेंट है, जो इनके सेंटर में प्रेजेंट होती है और इस गामा सब यूनिट का कनेक्शन होता है एप्सिलॉन से। जो B2 सब यूनिट है ये एक स्टेटर की तरह फंक्शन करती है और ये C सब यूनिट यानी F0 सब यूनिट और F1 सब यूनिट को आपस में अटैच करने का काम करती है। जो ये गामा सब यूनिट है ये एक तरह का रोटर है और ये 360 डिग्री रोटेशन शो करती है, यानी कि इसको मूव करती है और इसकी वजह से, और ये
3 टाइम्स में 120 डिग्री के 3 स्टॉपेज में मूव करती है, जिसकी वजह से एडीपी से एटीपी का सिंथेसिस भी किया जाता है। और गामा सब यूनिट का इनहिबिटर है ओलिगोमाइसिन। देखिए मैकेनिज्म इसकी, F1 पार्टिकल का जो बीटा सब यूनिट है, जो बीटा सब यूनिट है इसमें 3 साइड होती है, एटीपी बाइंडिंग साइट, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाइंडिंग साइट और एटीपी लूज बाइंडिंग साइट, यानी कि जहां पर एटीपी को रिलीज कर दिया जाता है। तो होता क्या है, तीनों साइड में 120 डिग्री का रोटेशन होता है, इस तरह से टोटल 360 डिग्री का रोटेशन पाया जाता है। मान लो ये गामा सब यूनिट है, इस गामा सब यूनिट पर ये 3 अल्फा बीटा के कॉम्बिनेशन लगा हुआ है। अब सबसे पहले यहां पर एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आएंगे, तो ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाइंडिंग साइट हो गई। फिर ये 120 डिग्री रोटेशन होगा, और अब ये एडीपी और एटीपी आपस में बाइंड करके एटीपी का फॉर्मेशन कर देगी और ये साइट वापस एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ऑक्यूपाइड हो जाएगी। अब फिर 120 डिग्री का रोटेशन होगा और ये जो एटीपी है इसको यहां रिलीज कर दिया जाएगा और यहां वाली जो एटीपी थी वो यहां आ जाएगी, ये वाला यहां मूव करेगा। यहां पर एटीपी का सिंथेसिस हो चुका है और यहां पर फ्री एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की एंट्री होगी। इस तरह से जब ये कंप्लीट क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो 3 एटीपी का सिंथेसिस होता है। यहां आप देख सकते हैं, देखिए यहां एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, यहां एटीपी जुड़ी हुई है और यहां एटीपी को रिलीज किया जा रहा है। फर्स्ट रोटेशन के बाद में फिर से यहां एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यहां एटीपी बाइंडेड कंडीशन में और यहां पर एटीपी को रिलीज किया जा रहा है। इस तरह से हर एक रोटेशन में एटीपी रिलीज की जाती है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी का बाइंडिंग होता है। टोटल 360 डिग्री रोटेशन में 3 एटीपी का सिंथेसिस होता है। इस तरह से इसकी मैकेनिज्म कंटिन्यू चलती है। अब ये मैंने आपको एक टेबल दी थी इनहिबिटर्स की, एक्टाटाइलोसाइड्स, ये भी हम इसको अभी एक्सप्लेन करेंगे। अभी हमने ओलिगोमाइसिन जो कि F0 पार्टिकल का इनहिबिटर है, विंटोसिटीन और ऑरवर्टिन ये भी F1 पार्टिकल के इनहिबिटर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरी टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करना है। देखिए हमने पढ़ा था कि जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है आउटर और इनर, उसमें से आउटर तो परमिएबल होती है लेकिन इनर मेम्ब्रेन इम्परमिएबल होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से जो चीजें अंदर आती है उनके लिए विशेष स्पेसिफिक ट्रांसलोकेटर प्रेजेंट होते हैं। जैसे एटीपी के निर्माण के लिए चाहिए हमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यानी फॉस्फेट ट्रांसलोकेज के थ्रू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मूव किया जाता है। एक तरह का सिम्पोर्टर है। सिम्पोर्टर का मतलब 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो
तो H2PO4 मैट्रिक्स में जा रहा है और H+ion भी इस ट्रांसलोकेज के थ्रू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर कर रहा है। इसके साथ जो एटीपी का सिंथेसिस होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, इसको एडेनिन न्यूक्लियोटाइड ट्रांसलोकेज के थ्रू वापस बाहर भेज दिया जाता है और एडीपी को माइटोकॉन्ड्रियल जो साइटोसोल में एडीपी है उसको इस ट्रांसलोकेटर के थ्रू वापस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भेजा जाता है। ये एक तरह का एंटीपोर्टर है। एंटीपोर्टर का मतलब हुआ व्हेन टू मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उसे कहते हैं एंटीपोर्टर। जो आपका एक्ट्रैक्टरोसाइट्स है ये इसका फॉस्फेट ट्रांसलोकेटर का इनहिबिटर होता है। एक वर्ड है अनकपलर। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में दो रिएक्शन चलती है। एक रिएक्शन के अंदर तो इस तरह से प्रोटॉन को पंप किया जाता है और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। दूसरी रिएक्शन जो चलती है वो होती है एडीपी से एटीपी का निर्माण। लेकिन इस प्रोसेस के लिए इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो और प्रोटॉन का पंप होना अनिवार्य है। तो ये दोनों आपस में कपल्ड रिएक्शन है। लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इन दोनों में से किसी एक रिएक्शन को इनहिबिट करवा सकते हैं। ये एडीपी से एटीपी के सिंथेसिस भी ऑफ करवा सकते हैं या फिर इस इलेक्ट्रॉन फ्लो को भी स्टॉप करवा सकते हैं। इन्हें अनकपलर कहते हैं। DCMU एक कंपाउंड है जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इंसर्ट हो जाता है और से H आयन के लिए परमिएबल बना देता है, जिसकी वजह से H आयन का यहां कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता ही नहीं है, जिसकी वजह से एडीपी से एटीपी का सिंथेसिस नहीं हो पाता। तो ये एक तरह का अनकपलर है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर ब्राउन फैट प्रेजेंट होती है। ब्राउन फैट के अंदर एक प्रोटीन होता है थर्मोजेनिन। ये नेचुरली पाया जाता है थर्मोजेनिन। ये थर्मोजेनिन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। थर्मोजेनिन इज प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इसकी वजह से ये एच आयनों को डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मूव करवा देता है। इस वजह से एटीपी का तो सिंथेसिस नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंटिन्यूसली चलता रहता है और इसी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है जो कि छोटे बच्चों को वार्म रखने में हेल्प करती है। तो ये नेचुरल अनकपलर है थर्मोजेनिन। देखिए थर्मोजेनिन इन ब्राउन एडिपोज टिश्यू फॉर्म प्रोटॉन कंडक्टिंग पोर्स इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। डाइनाइट्रोफिनॉल अनकपलर है, हाइड्रोफोबिक प्रोटॉन कैरियर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पे मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं पर आते हैं। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसे स्पेशली लर्न करना है। इसके साथ अपना ये एटीपी और ईटीएस का टॉपिक कंप्लीट हो गया।